देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो फेडरेशन हैं उन पे जो आधिपत्य है, जो जो एकाधिकार है, वो उन्हीं लोगों का है जो कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या बड़े उद्योगपति, इन तीन ही वर्गों का हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उस पर अधिकार रहा है, उनकी ही रही है। और मैं ये बात अब से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि फेडरेशन के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि एक ही सिस्टम में घुसे हुए लोग सारी उम्र के लिए काबू ना कर सकें। और कल ही एक बयान आया है और वो उसको मैं ठीक मानता हूं कि जैसे रेसलिंग फेडरेशन था, इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो जिनकी वोट थी स्टेट फेडरेशन, वो तो वही थी। तो स्टेट फेडरेशन को भी दोबारा से उनमें कुछ सुधार लाके दोबारा से ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि उसमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बरकरार रहे। वरना तो आप बदल ही नहीं सकते, एक जिस ग्रुप ने पकड़ लिया वही पकड़े रहेगा। राहुल गांधी लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, आज भी झज्जर के छाड़ा गांव में पहुंचे हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात की उन्होंने। देखिए, जो जो चुनाव नजदीक आएगा सभी यही कोशिश करेंगे। मैं भी गोहाना इसीलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बात कहूँ। राहुल गांधी गांव में आए हैं, वो भी अपनी बात बोलने के लिए आए हैं और उस वर्ग को बोलने के लिए आए हैं जो गांव में बसता है, गांव से जिसके संबंध है। और ये प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से वो भी संवाद करके कोशिश कर रहे हैं लोगों में गांव में जाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से रोष रैली कर रहे हैं और जन आक्रोश, और आप पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में चल रही है। तो ये प्रयास हैं राजनीतिक दलों के। और जो जो चुनाव नजदीक आएगा, मुझे एक बात और जो जो आप शायद ना पूछो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा। तो आपने एक बात कही थी सर कि गठबंधन टूट जाएगा, बार-बार एक बात कहते हैं आप। जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर जो है प्रयास लगाएगा तो पुरानी वाली बात वैसे। बाकी अगर फिर भी पूछना है सर, आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था सुधार में है, लेकिन पहले इनकी स्वाद वाली बात है या पहले आप बोलो। गठबंधन को लेके आप जवाब दे रहे थे सर। हाँ, जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये गठबंधन टूटेगा और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। लगातार जिस तरह से विजेंद्र सिंह की भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई भी दावा ठोक रहे हैं, तो क्या रहेगा उचाना सीट को लेकर भी और लोकसभा को लेकर? जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या? वही रहेगा जो कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं ना वहाँ से। कौन है कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप दावेदारी तो कोई भी करता है चुनाव में। किसान विजेंद्र सिंह की क्या रहेगी? दावेदारी से आप ये अंदाजा मत लगाओ कि कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। कोई भी कर सकता है। कुलदीप बिश्नोई क्यों, कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहा है, बराड़ा भी कर रहा है, वो गंगवा भी कर रहा है, और नाम लूं दो चार। तो आपका स्टैंड क्लियर है, तो विजेंद्र सिंह वाले से चुनाव लड़ेगा? ये विजेंद्र सिंह से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये है कि वो वहां से चुनाव जीता हुआ है और अच्छी वोटों से जीता है और 21 साल की प्रशासनिक सेवाओं से राजनीति में प्रवेश किया है। तो कौन सी ऐसी बात आएगी जिसके बारे में ये सोचा जाए कि विजेंद्र सिंह लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और मेरी तो परसों भी बात हुई थी उससे। एक सर ये है उन्होंने यही कहा कि मेरी प्राथमिकता राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ने की है। उनकी अपनी सोच है, खैर उसमें हम तो दखल नहीं देते।
लेकिन मैं उसके मन की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। जी, अजय चौटाला ने ये कहा सर कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी इनेलो के मंच पर चले जाते हैं, कभी बीजेपी के प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, कि वो अपना स्टैंड तो क्लियर करें पहले। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे, अकाली दल बुलाएगा वहां भी जाऊंगा, और भी कोई पार्टी, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं 2-3 दोस्त हैं, और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, रैली के बाद तो प्रयास लगाए जाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि भाई कांग्रेस में जाना है, कहीं और जाना है, या पार्टी छोड़ सकते हैं, हाँ। कई प्रयास लगाए गए। अब आप बताओ। हाँ, तो क्या आपका करूं? क्या stand रहेगा? आप बताओ मैं क्या करूं? आप क्या धमाका आपने खुद देखो, कहा। मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो अभी तो आपने ये भी कहा कि गठबंधन टूटेगा, 100% टूटेगा। मैं कह रहा हूं, फिर मैं इनकार थोड़ा कर रहा हूं। तो फिर जाने की बात नहीं नहीं नहीं, आप ये तब पूछना जब टूट जाए। आज मेरा स्टैंड साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है जेजेपी से अलायंस रखने की, और जेजेपी को 5 साल के लिए अर्नड लीव पे चला जाना चाहिए। उनके वोट ही नहीं आवे हरियाणा में। तो दुष्यंत के विधायक भी बीजेपी के वोट मांग रहे हैं, दादा राम कुमार गौतम बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। दादा राम कुमार तो फ्री लॉन्चर है, वो तो उसका तो मेरा क्लास फेलो है वो। उसका वोट मांगने से कोई लोग नाराज नहीं होते उनसे, वो कहते हैं दादा मांग सकते हैं। 3 राज्य में जिस तरीके के चुनाव के नतीजा है, उसमें हरियाणा में किस तरीके का कितना असर पड़ेगा? असर तो देखो जी, कई चीजों का होता है। अब जैसे राहुल जी ने यात्रा की 3600 किलोमीटर की, तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ? वो तो दिग्विजय चौटाला भी कह रहा था। एक मिनट, आप मैंने अपना जवाब दे रहे दो। इसी तरीके से जब 3 चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका असर भी ये है कि कांग्रेस ये कह रही है हरियाणा में कि तेजी से करो, तेजी से करो। अब सुखद परिस्थिति से जब कोई दूसरा बिगुल बजता है तो फिर अटेंशन तो होना पड़ता है। तो आज कांग्रेस उस स्थिति में भी है कि अपने, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो एफर्ट्स करने चाहिए चुनावी साल में, वो एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। ये सोच के कि हम तो जीते हुए हैं, या ये सोच के हम तो हारे हुए हैं, क्या करेंगे, क्यों करें, या जीतने वाला ये सोचे हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं चलता। चुनावी साल में जो पार्टी ज्यादा एफर्ट्स करेगी उसी पार्टी को फायदा होगा। एक तरह इशारा भी अभी करके आपने आपने गठबंधन एक इच्छा जाहिर की थी हाँ कि आप चाहते हैं आपके लंबे समय से जो समर्थक है हाँ। 20-25 औसत आपके समर्थक विधानसभा में पहुंचे, हाँ। और 2024 का चुनाव भी नजदीक आएगा, हाँ, चुनावी साल। हाँ, तो हाँ। कैसे और किस प्लेटफॉर्म के मुद्दे ये अभी अगर आपको बता दूंगा तो फिर क्या फायदा। ऐसे अभी आपने बोला भी था। मैंने बोला, इसीलिए कह रहा हूँ मैं यही मैं कह रहा हूँ कि आप समझो इस बात को कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने साथियों को छोड़ के किसी भी अच्छी पार्टी में जाके आपको ये कर देंगे, नहीं। मैं ये अब भी कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मैक्सिमम दोस्तों को टिकट मिले। दोस्त क्या, मेरे लिए मेरे साथी जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। और अगर मैं उस पार्टी में नहीं हूं तो दूसरी में करूंगा, कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूछो कि कौन सी पार्टी में करोगे, वो तो जब पार्टी का फैसला हो जाए तब पूछ लेना। सर कुछ प्रश्नों को लेकर राहुल गांधी मत कर दिया संसद में जैसे राहुल गांधी ने कई राजनीतिक दलों ने प्रश्न पूछे, सुरक्षा को लेके पूछे, जैसे एक हमला हो गया था छोटा सा, पहले भी हुआ था, तो उन सारे सांसदों को निलंबित किया। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में किस तरह की प्रक्रिया? स्वस्थ लोकतंत्र ये होता है कि मर्यादित राजनीति करनी चाहिए, और मर्यादित राजनीति में इतने बड़े स्तर पे लोकसभा या राज्यसभा से सस्पेंड करना
होता है, ये किस्से हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर स्पीकर या चेयरमैन बुला लेते हैं, चलो भाई कोई बात हुई, खत्म हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रजातंत्र में जो संवाद है उसको रोकने की कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहीं एक सिचुएशन ऐसी आती है गर्मा गर्मी में बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो मैं तो खुद 40 साल पॉलिटिकल लाइफ में सांसद रहा हूँ या विधानसभा में रहा हूँ, तो कभी भी ये नहीं है कि एक फैसला ले लिया तो वो उस फैसले पे आप दोबारा से ना सोचें। हाउस को चलाने के लिए, फुल स्ट्रेंथ में चलाने के लिए सोचना चाहिए। चेयरमैन और स्पीकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी, प्रजातंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। और आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, ये तो हिस्सा है लोकसभा का, राज्यसभा का और प्रजातंत्र का। सर आप इकोनॉमिक, तो इसको लेके क्या कहेंगे? उसमें कर्जा है तो क्या हुआ? देखो, चाहे किसी स्टेट पे कर्जा है और चाहे देश पे कर्जा है, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज मस्ट फॉर ए कंट्री। और ये तो कोई मायने नहीं रखते। आज हमारा जब जीएसटी से कलेक्शन 21% से भी ज्यादा बढ़ रहा है, मैं आज से 5 साल पहले मैंने ये कहा था कि विद इन 4 इयर्स आप देखोगे जीएसटी का इम्पैक्ट कि इस देश का 50 लाख करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपया, जब उस टाइम 21 करोड़ था, 50 लाख पे पहुंचेगा, आज 42 से 40 लाख पे पहुंच गया। ये जो कर्जे हैं, कर्जा ना लेना, मैं इसको नहीं, ये फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमारे को कर्जा उठाना भी पड़े तो कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पैदा कर। आज हरियाणा ही देख लो ना, 8 नेशनल हाईवे हमारे हरियाणा से गुजर रहे हैं, और आप देखना 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये जो कॉरिडोर जो बने हैं हमारे, ये हमारी इकोनॉमी को एकदम बूस्ट देंगे। जैसे अब गोहाना की बात है, गोहाना में इंडस्ट्री अपने आप आएगी क्योंकि सोनीपत तक तो आ गई, लेकिन अब कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ आएगी, यहाँ दूसरी चीजें भी आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डेफिसिट इकोनॉमी, कहीं ना कहीं लोगों को अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ डेफिसिट इकोनॉमी अगर होती है और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ज्यादा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अगर खर्च होता है तो दैट इज गुड फॉर द स्पीडेड इकोनॉमी, ताकि आपकी ज्यादा जल्दी से तरक्की हो। ठीक है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि मेरा लास्ट चुनाव जिंदगी में, कहा उन्होंने, भूपेंद्र सिंह जी ने हुड्डा ने कहा है कि मेरा लास्ट चुनाव है। हाँ, उस बयान को मैंने तो भूपेंद्र सिंह जी को ये कहा था, भाई देखो मैं भी नहीं लड़ रहा, तू भी ना लड़ रही है, छोरा न लड़